नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आर के स्टडी एंड मोटिवेशन में। तो जैसा कि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं संतुलित काल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो पढ़ाने से पहले मैं आज अपना कुछ थॉट, आज अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जाता हूं। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज कुछ अच्छा करो, कल के बारे में मत सोचो कल क्या होगा। आज आपका अच्छा होगा तो कल तो बिल्कुल ही अच्छा ही होने वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, जैसे कि आपका कल एग्जाम है, आज अपनी इतनी अच्छी से स्टडी कर लो कि कल पे ना छोड़ो कि मुझे कल और पढ़ लूँगा, टाइम मिला। आप पूरा आज फोकस करके आज पूरी स्टडी अच्छी करें तो कल आपका ऑटोमेटिकली सही होगा एग्ज़ाम। आपको टेंशन नहीं होगी कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो यही कहना चाह रहा था। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का आगे। तो बात करते हैं संतुलित काल। संतुलित काल के अंदर हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। और ये वंश कब से चालू हुआ था? 1206 से लेके 1290 तक ये वंश रहा था। ओके, इस वंश के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? इसके संस्थापक के, इनके 11 शासक थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? दास वंश भी बोलते हैं और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछा जाए क्वेश्चंस में आ जाता है कि मामलुक वंश किसे बोला जाता है, किस वंश को बोला जाता है, तो आप बता सकते हैं गुलाम वंश को बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसके संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ओके, जो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने राज करा था। 4 साल इसने राज करा था। ओके, ये किसका दास था मैं थोड़ा सा बता दूं। मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाया था, ये उसके बारे में पढ़ाया था। ठीक है, उसका अगर लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था और एक विश्वसनीय सेनापति भी था। इसने एक अहम रोल निभाया था, क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान को हराने में। तो इसलिए ये दास था। और क्या हुआ था, जब मोहम्मद गौरी वापसी जा रहा था, गौर प्रदेश जा रहा था, तो अपने साम्राज्य इसको सौंप के चला गया था। उसके बाद इसने अपने वंश की स्थापना करी, जिसे हम बोलते हैं गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो अब मैं बता देता हूँ इसे दास वंश क्यों बोला जाता है। इसके अंदर दास कौन कौन थे उसके बारे में भी बताएंगे, डिटेल्स में बात करूंगा। अभी मैं फिलहाल अपने 11 शासकों के बारे में आपको बता रहा हूँ कौन थे। इसके बाद इसका बेटा आता है आराम शाह, जिसने करा था 1210 तक रहा था। ये एक योग्य शासक नहीं था, इतना अपने वंश को, अपने राज्य को आगे बढ़ा सके। तो क्या हुआ था, इसके बाद इल्तुतमिश आया और इसने इसको मारकर गद्दी हड़प ली और 1210 से लेकर 1236 तक इसने इस पर राज करा था। ओके, इल्तुतमिश के बारे में भी, ये इल्तुतमिश किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। आपको 2 दास पता चल गए, कुतुबुद्दीन ऐबक मिल गया, इल्तुतमिश मिल गया। ओके, इसके बाद क्या हुआ था, इसका बेटा फिरोज शाह आया था। ये इतना योग्य नहीं था कि वह अपने भी चला सके, तो इसकी बेटी जो थी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, इसने शासन किया था 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन किया था। 4 साल इसने शासन किया था और ये पहली 11 शासकों में पहली शासिका थी जिसने इस शासन को चलाया था आगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने भी। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अपनी पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है बरहम शाह, जो 1240 से लेकर 1242 पर राज करा था। उसके बाद आता है अलाउद्दीन महसूद, जो 1242 से लेकर 1246 में था। उसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद, 1246 से लेकर 1265। ये जो 3 शासक थे इतने इंपॉर्टेंट शासक नहीं है, यहाँ ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है और बलवन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी के बारे में हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा, पूरा ब्रीफ में समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब ये बलवन जो था, बलवन ने जब 1266 लेके 1287 में इनने राज करा था। मैं बता देता हूँ, जब गुलाम वंश समाप्त होने की ओर आ रहा था, तब इसने एकदम से इसको फिर जागृत कर दिया, इसको एक नई नींव दे दी, एक जन्म दे दिया, फिर से उभार दिया इसने। जब गुलाम वंश समाप्त हो रहा था तभी इसने फिर से उभार दिया, फिर से एक गुलाम वंश फिर उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये किसका दास था? इल्तुतमिश का दास था। ओके, उसके बाद क्या आया था, इसका बेटा आया था केकुबाद, जो इतना भी योग्य नहीं था, और इस लास्ट आया था क्यूमर्स 1290 में, और ये वंश यहीं समाप्त हो गया। उसके बाद आता है हमारा खिलजी वंश, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी हम इसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताना है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
अब इसे मामलुक वंश क्यों बोला जाता है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया दास क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 3 दास थे। इतिहासकारों ने क्या बोला था कि सारे लोग दास नहीं है, 11 के 11 दास नहीं थे, तो इसे हम दास वंश नहीं कह सकते, क्योंकि 3 ही दास थे। आपको पता कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बर्मन। तो क्यों ना इसको हम मामलुक वंश के नाम से भी जान सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मामलुक वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए गुलाम वंश को जाना जाता है या दास वंश, जो भी आया आप ऑप्शन पे टिक मार देना। ओके, तो चलते हैं अगला टॉपिक पे, अपनी पूरी एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुलाम वंश दास वंश के बारे में, ठीक है। अभी मैंने इंट्रोड्यूस कराया था आपको, इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि हम क्या क्या कौन कौन से शासक थे, 11 शासक थे, उनके बारे में हमने ब्रीफ डिटेल्स में मैंने बता दिया था। अब हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में मेन शासकों के बारे में, ठीक है। और इसी से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनको आप ध्यान से सुनना बिल्कुल, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। इसी से पीसीएस, आईएएस और छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें इन पे ध्यान देना है। और आइए मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखिए गुलाम वंश दास वंश, मैंने बताया था गुलाम वंश बोलते हैं इसको, दास वंश बोलते हैं, और इसको मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कब से कब तक रहा था, 1200 से लेकर 1290 तक ये शासन चला था। ओके, अब इसके जो मेन संस्थापक था कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कब बैठा था गद्दी पे, 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक गद्दी पर ये इसने शासन किया था। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये मोहम्मद गौरी का एक दास था, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी का एक दास था और एक योग्य विश्वसनीय दास था, मतलब उसका एक महत्वपूर्ण दास था, एक महत्वपूर्ण सेनापति था। इसने क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाई थी, इसने पृथ्वीराज चौहान को हराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अब कोई पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी का दास था, और इसने क्या अहम भूमिका निभाई थी, पृथ्वीराज चौहान को हराने में भूमिका निभाई थी। जब मोहम्मद गौरी अपने गौड़ प्रदेश लौट गया था, तो उसने अपना साम्राज्य इसको सौंप दिया था। तब ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने वंश की स्थापना करी थी, अपने वंश को चलाया था, और उस वंश को हम बोलते हैं गुलाम वंश और दास वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं पता चल गया। ओके, अब ये तुर्क जनजाति का था, तुर्क जनजाति से ये बिलोंग करता था, ठीक है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। बचपन में ही उसे दास के रूप में निशापुर के बाजार में लाया गया, जहां उसे एक अब्दुल काजी अजीज ने खरीदा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या था, ये बचपन से ही एक दास था, मतलब बचपन से ही गुलामी रहा है हर किसी का। उसके बाद क्या हुआ था, काजी से किसने खरीदा, मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया था। अब ये उसका भी दास बन गया था, दास पे ही दास बना था, ठीक है। मतलब ये ऐसा दास नहीं था कि इससे छोटे मोटे काम कराए जाएं, ये एक ऐसा दास था कि ये अहम भूमिका निभाता था युद्धों में, इसे युद्ध में अहम भूमिका निभाई गई थी। एक विश्वसनीय दास था ये, मतलब हर काम में बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम पार्टिसिपेट करता था, वो साथ निभाता था पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या होता, इसे दास वंश की स्थापना करी थी, इसी ने ही दास वंश की स्थापना करी थी। मैंने आपको बताया दिया था गुलाम वंश और दास वंश इसी को बोलते हैं। ओके, अब क्या हुआ था, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 25 जून 1206 में, 25 जून 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ था, और इन्हें लाहौर में हुआ था, ठीक है। और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई इसने, ठीक है। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बना दी थी। उसके बाद क्या होता, अब ये एक चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका बताने जा रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण वर्ड बताने जा रहा हूँ। ये जब इस राजा बना था, तो इसे सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी। ये बिगड़ सुल्तान की उपाधि से ही इन्हें अपने शासन को 4 साल चलाया। और सुल्तान की उपाधि कब मिलती है आपको पता होना चाहिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, मोहम्मद कासिम के जब पढ़ा रहा था। एक खलीफा वर्ड्स बताया था मैंने, खलीफा एक इनके इस्लामिक नेता होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, जो इसको चलाते हैं आगे, ठीक है। उनसे परमिशन लेते हैं, तभी इन्हें उपाधि मिलती है, तभी अपने शासन को चलाते हैं। बट इसने क्या करा, उनसे परमिशन नहीं ली थी, बिगर उपाधि के अपने 4 साल इसने राज करा था इस पर, ठीक है। इसलिए ये इसे सुल्तान की उपाधि से नहीं नवाजा गया था, ठीक है। ये बिगर सुल्तान की उपाधि से ही अपने शासन को आगे बढ़ाता गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था,
इसके बाद क्या हुआ था, इसको दानशीलता, एक दानशीलता भी बहुत है, एक दानवीर बहुत है, बहुत बड़ा दानवीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे किसको दानवीर के नाम से जानते हैं गुलाम वंश में, कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं दानवीर, क्योंकि इन्हें अपनी दानशीलता के कारण ही लकबख्श के नाम से ये विख्यात था। लक्ष्य और पील बख्श के नाम से ये बहुत विख्यात था। लकबख्श किसको बोलते हैं, जो लाखों का दान करने वाला होता। मैंने इसलिए बताया था ये बहुत बड़ा दानवीर था क्योंकि लाखों का दान किया था इसने, और हाथियों का दान देने वाला भी था ये, ठीक है। इसको इसलिए इसे दानशीलता के कारण ही इसे लकबख्श और पील बख्श के विख्यात था। ओके, अगर पूछे दानवीर के नाम से कौन था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद क्या आया था, अब देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण निर्माण कार्य के बारे में, इसने क्या क्या निर्माण करवाए थे, ठीक है। इसने ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम यानी मस्जिद बनवाई थी। किसके स्थान पर बनवाई थी, किसके स्थान पर बनवाई थी बता देता हूँ मैं। क्या कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय के राय पिथौरागढ़ के स्थान पर इसने ये मस्जिद बनवाई थी। ओके, पता चल गया होगा किसके स्थान पर बनवाई थी। और फिर इसने क्या करा था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कहाँ है, अजमेर में है आज भी, ठीक है। और इस झोपड़े को क्या बोलते हैं, इस झोपड़े को मस्जिद बोलते हैं। इन्हें मस्जिद बनाई थी, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद है एक, ठीक है, मस्जिद बनाई। और किसके स्थान पर बनाई थी, इसने एक सरकारी यूनिवर्सिटी संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़वाकर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। आइए आगे का देखते हैं। और इसने ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जो पूरा नहीं हुआ, ठीक है, आधा ही छोड़ दिया था, इसने पूरा नहीं करवाया था। और ये आपको पता होगा, कुतुब मीनार से आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लोगों का गलत फहमी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से नहीं बनवाई थी। किसके नाम से बनाई थी, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम से इसने इस निर्माण का नाम रखा था, इस मीनार का नाम रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि ये इनको बहुत मानता था। ये इसके मतलब क्या कह सकते हैं, इसके धर्मगुरु जो इसके रिस्पेक्ट, इनको बहुत रिस्पेक्ट देता था, इसलिए इसी के नाम पे इसने इन्हीं के नाम पे इसने कुतुब मीनार का निर्माण बनवाया था। वो भी पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। फिर क्या होता है, 1210 में चौगाना पोल खेलते वक्त ये घोड़े पे बैठा था। पोल खेलते वक्त ये घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। पोलो एक गेम है, आपको पता होगा, सबको सभी जानते हैं। पोलो एक गेम है जिसको क्या चौगाना बोलते हैं। एक पोलो गेम है, ये घोड़े पे बैठा था और उससे गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसे कहाँ दफना दिया गया था, आगरा में दफना दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, इसका बेटा आराम शाह आया था 1210 में, जो क्या हुआ था, इतना सक्षम नहीं था, इतना योग्य नहीं था, वो अपने शासन को आगे चला पाए। तो क्या हुआ था, इसको इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। 1210 में इसकी हत्या कर दी थी और इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे पढ़े जाते हैं। मैं रिकॉल कर देता हूँ, एक बार हमने क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस में अगर पूछा जाता है, दास वंश या गुलाम वंश किसको बोलते हैं, तो किसने स्थापना करी है, किसको बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी। इसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, मोहम्मद गौरी का दास था। इससे पहले इसे किससे खरीदा गया था, आपको पता होना चाहिए किससे खरीदा गया था, अजीज काजी ने से खरीदा था। किसने खरीदा, मोहम्मद गौरी ने खरीदा था, ठीक है। ये पहले से बचपन से ही दास था, ठीक है। और इसने क्या करा था, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, दानशीलता के कारण लक्ष्य की उपाधि से किसको नवाजा गया था, लक्ष्य या पील बख्श के नाम से किसको नवाजा गया था, आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नवाजा गया था, ठीक है। यहाँ मैंने बता ही दिया था। और एक ये पूछा जा सकता है पीसीएस में, सुल्तान की उपाधि के बगैर किसने 4 साल शासन किया। ये सुल्तान की उपाधि के बगैर कौन सा राजा था जो अपने शासन को बढ़ा रहा था, अपने वंश की स्थापना करी थी, किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस यहाँ से पूछ देता है, इसने अपने शासन में क्या क्या निर्माण कराया था, तो आपको निर्माण पता होना चाहिए। इसने कुव्वत उल इस्लाम बनवाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। और ये झोपड़ा कौन था, एक मस्जिद थी। और किसके स्थान पर बनवाई थी, संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़वाकर इसने झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। और कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और इसके शासन में ये पूरा निर्माण नहीं हो पाया था, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, ये निर्माण अधूरा रह गया था, ठीक है। और किसके नाम पर रखा था, अपने ही धर्मगुरु मानता था, जिनको रिस्पेक्ट देता था, उनके नाम पे इसने ये कुतुब मीनार का नाम रखा था, जिसको बोलते हैं सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन, इनके नाम पे रखा था, ठीक है। और ये कैसे मरा था, पोलो खेलते वक्त
घोड़े पर सवार था, पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर गया था जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी और इसे कहाँ दफनाया गया था, आगरा में दफनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका बेटा आया था आराम शाह। आराम शाह इतना योग्य नहीं था जो वो अपने शासन को आगे बढ़ा सके। इल्तुतमिश ने इसको मारकर फिर अपने राज्य को आगे बढ़ाया, अपने वंश को आगे लेके गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट शासक कौन है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है हमको। इल्तुतमिश कौन था, 1210 से लेकर 1236 में इन्हें राज करा था। और ये कौन था, किसको हरा के, किसको मार के गद्दी पे बैठा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को मारकर इसने गद्दी पे बैठा था। और ये भी एक किसका दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ये भी एक दास रहा है। ठीक है, किसका दास रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, मैंने अभी बताया था आपको, किसका दास रहा था, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, और ये उसका दामाद भी रहा था। ठीक है, और इल्तुतमिश को शमसी वंश के शासक, शमसी वंश का शासक था। इल्तुतमिश जो होता शमसी वंश का शासक था। ठीक है, और क्या हुआ था आपको पता, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी। क्यों, उसने खलीफा से बात करे ही बिना शासन किया था 4 साल। क्योंकि क्या होता है, इनके धर्मगुरु होते हैं खलीफा, उनसे परमिशन के बगैर वो गद्दी नहीं चलाई जाती, तो वो बना नहीं था। तो असली शासन कहा जाए तो कौन था, इन्हें खलीफा से बात करके सुल्तान की उपाधि ली, यानी पदवी ली। ठीक है, और इसने क्या करा था, दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है, दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। और सुल्तान की उपाधि किसको मिली थी, तो इल्तुतमिश को मिली थी। ओके, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, दिल्ली की राजधानी कहाँ से बनाया था, इन्हें लाहौर से उठा के लाया था और दिल्ली में स्थापित कर दी थी राजधानी। ठीक है, ये पता होना चाहिए कहाँ से आया था, लाहौर से, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बनाया था राजधानी, और ये वहाँ से लेकर आया दिल्ली में और दिल्ली को ही राजधानी बना डाला। ठीक है, और इसीलिए इसे कहते हैं वास्तविक संस्थापक बोला गया है। वास्तविक संस्थापक किसको बोला गया है, अगर पूछा जाए गुलाम वंश का, तो इल्तुतमिश था, मगर संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपको पता चाहिए इल्तुतमिश को कहा जाता है। ओके, इसके बाद इसने क्या कहा था, इन्हें कुछ प्रथा चलाई थी, कुछ वर्क करे थे। तो कौन कौन से कार्य, एकता प्रथा चलाई थी और तुर्क एंड चिलागानी चलाई थी। एकता प्रथा क्या होती है, क्या कहते हैं, जमींदारों को, जो जमींदार होते हैं उनको जमीन दी जाती है और उनसे टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एकता प्रथा। ठीक है, उनसे टैक्स वसूला जाता है अधिक से अधिक। ठीक है, एकता प्रथा में पता चलिए जमींदारों से टैक्स वसूला जाता था और उन्हें जमीन दिया जाती, और जो जमींदार होते थे वो औरों से टैक्स वसूलते थे, और ये किसको देते थे, इल्तुतमिश को टैक्स दिया करते थे। उसका जो वसूला और उसको टैक्स किया जाता है। इसका मतलब पता चल गया, एकता प्रथा का मतलब पता आपको चल गया होगा। अब ये बताता हूँ तुर्क एंड चिलगानी का मतलब क्या होता है। तुर्क एंड चिलगानी का मतलब, इसने 40 सरदारों को तैयार करा था जिन पे ये विश्वास करता था। और मैं बता देता हूँ, इसने क्या करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बंदे थे उनको मार गिराया था इनके दम पर। उनको मारकर उनका वंश पूरा खत्म करके, उनके लोगों को खत्म करके अपने लोगों को बनाया था इसने। ठीक है, आपको पता चल गया होगा तुर्क एंड चिलगानी का। इसके बाद क्या करा था, इन्हें चांदी का टंका एवं तांबे की चीतल के शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया था। अब ये पूछ ले, शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाए थे, इल्तुतमिश ने चलवाए थे। आपको कंफर्म हो गया, इल्तुतमिश ने क्या चलवाया था, शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। आगे क्या बोला था इसने, दिल्ली में टकसाल स्थापित कराई थी। दिल्ली में क्या स्थापित कराई थी, टकसाल स्थापित कराई थी। ओके, इसका क्या, कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मर चुका था, उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ था। उसका निर्माण क्या करवाया था, कुतुब मीनार इसने पूरा करवाया था, जो अधूरा रह गया था कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो इसका निर्माण किसने पूरा करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ओके, आपको कंफर्म होना चाहिए, इल्तुतमिश ने कार्य कराया। इसके बाद इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति जो लाल वस्त्र धारण करके आते थे, इसके शासनकाल में क्या होता था, जो जिनको न्याय चाहिए होता था वो इसने एक कोड दे रखा था कि लाल वस्त्र धारण करके आएंगे। ठीक है, तो ही न्याय मिलेगा, अदरवाइज नहीं। लाल वस्त्र धारण करके आएंगे तो ही इन्हें न्याय मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मंगोल के शासक चंगेज खां का भारत के उत्तर प्रांत सीमा पर आक्रमण इल्तुतमिश के काल में हुआ था। जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था दिल्ली पे, तो चंगेज खां का शासक था मंगोल का। इसने क्या करा था, इसने आक्रमण करा था दिल्ली पर, यानी जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था। ओके, इसमें क्या हुआ था, इसकी हार हुई थी, किसकी, चंगेज खां की। ओके, उसके बाद अच्छा 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसका बेटा
मृत्यु के बाद इसका पुत्र फिरोज खां गद्दी पर बैठा। बट कहा जाता है कि इल्तुतमिश जब मरने वाला था तभी इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उपाधि सौंपी थी, अपनी गद्दी सौंपी थी कि वो राज करे। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इसने राज करा था रजिया सुल्तान। फिरोज शाह इतना योग्य नहीं था क्योंकि वो अपने शासन को चला सके, अपने शासक को आगे बढ़ा सके, अपने दास वंश को, तो इसलिए इसकी वहीं सीमा समाप्त हो गई थी। फिर उसकी बेटी आई और उसने इल्तुतमिश की बेटी आई और उसने इस शासन को चलाया था। बट फिर इसकी बेटी आई रजिया सुल्तान जो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी पर बैठी थी गद्दी पर। ओके, रजिया सुल्तान पहली शासिका थी मुस्लिम जो भारत पे शासन कर रही थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहली शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। और मुस्लिम शासिका कौन थी भारत पे जिसने करा था, रजिया सुल्तान थी। किसी भी तरफ से क्वेश्चन पूछे आपको पता होना चाहिए रजिया सुल्तान ने शासन किया था। उसके बाद क्या हुआ था, रजिया सुल्तान जब क्या कहते हैं, कुछ लोग इस रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे। जो तुर्की लोग थे जो इसके शासन दरबार में आते थे वो लोग पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम रजिया सुल्तान के सामने सर झुकाएं। और रजिया सुल्तान वैसे ही आती थी जैसे उसका बाप यानी उसका पिता आता था इल्तुतमिश जैसे राज करता था, वैसे ही उसने उस गद्दी को संभाला था। क्या पहन के आती थी वो, तो कोट और टोपी पहनकर आती थी और वैसे ही साम्राज्य को आगे बढ़ाती थी। और वहाँ के लोग ये नहीं चाहते थे कि वे इसके सामने सर झुकाएं, और इस क्योंकि वो इस ऐसा करना उचित नहीं समझते थे लोग, क्योंकि इसके सामने सर झुकाना। तो क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों में मतभेद हो गए थे। तो इन लोगों ने अपने को दो भागों में बांट दिया। कुछ लोग रजिया सुल्तान के पक्ष में आए और कुछ लोग इसके विपक्ष में खड़े हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, माना जाता है कि रजिया सुल्तान का याकूत खां के साथ प्रेम प्रसंग चला था। प्रेम प्रसंग चला था जिसमें प्रेम प्रसंग चला था, इसमें अहम भूमिका निभाई थी। इसका एक अहम पद दे दिया था, इसे अहम पद दे दिया था इसे, जिससे लोगों ने वो पसंद नहीं आया कि इसने इसको अहम पद दे दिया। इसको एक महत्वपूर्ण पद दे दिया जैसे घोड़ों का संग्रहालय होता है जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है उनकी देखभाल के लिए, उसे सेनापति नियुक्त कर दिया था, प्रधान नियुक्त कर दिया था। ठीक है, प्रधान या सेनापति भी बोल सकते हैं, बट प्रधान ही बोलना, प्रधान नियुक्त कर दिया था उसका सरदारों को। बट कुछ सरदारों को ये पसंद नहीं आया, जिससे इन सरदारों ने क्या करा था, भटिंडा का जो शासक था अल्तुनिया से कहा कि वे रजिया को गद्दी से हटा दें। ठीक है, और फिर अल्तुनिया ने क्या करा, इस पे आक्रमण करा और सबसे आक्रमण करा और क्या करा था, याकूत खां को मार गिराया था और रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया और इसे बंदी बना लिया बट रजिया ने क्या चालाकी चली, इसने अल्तुनिया के ही साथ विवाह कर लिया और अल्तुनिया के साथ विवाह करने के बाद अल्तुनिया इसे लेकर दिल्ली से बाहर चला गया। बट इस टाइम क्या हुआ था, गद्दी खाली रही थी। इस बीच गद्दी खाली रही थी तो इस बीच बहराम शाह आया और इस गद्दी पर बैठ गया। इन दोनों का फ़ायदा उठा लिया था और इन दोनों नहीं थे तो गद्दी पर बैठ गया। फिर क्या हुआ था, रजिया सुल्तान अल्तुनिया वापस आए और उसको मारने के लिए। बट क्या हुआ था, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया मारे गए, इस बीच मारे गए थे। अब ये कहा जाता है, कुछ लोगों ने कहा है कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को सिर्फ बहराम शाह ने मरवाया था, बट कुछ लोग कहते हैं कि इसे डाकुओं ने मरवाया था। अभी ये पता नहीं किससे मरा है, बट ये क्लियर नहीं हुआ, आपको पता होना चाहिए मराया था और इसकी हत्या कर दी गई। ठीक, यहाँ पे लिखा रखा है केतन हरियाणा के पास 13 अक्टूबर 1240 में कुछ डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई, बट ये कंफर्म नहीं हुआ कि इसकी किस डाकुओं ने हत्या करी। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी हत्या बहराम शाह ने करी है। बट एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ, रजिया सुल्तान ने एक प्रथा भी चलाई थी, पर्दा ना करना की प्रथा चलाई थी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए पर्दा ना करना की प्रथा किसने चलाई, इसने। तभी ये टोपी पहनकर और कोट पहनकर दरबार में आती थी, जो किसी लोगों को पसंद नहीं आई थी, वहाँ के तुर्क लोगों को पसंद नहीं थी ये बात। ठीक है, आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ फिर से यहाँ से लेके। इल्तुतमिश कब बैठा था, 1210 से 1236 में बैठा था और ये किसका दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और उसका एक दामाद भी था। ठीक है, इसने क्या करा था, इसे खलीफा से इन्हें सुल्तान की उपाधि भी ले ली थी। ओके, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया था। और एक चीज़ क्या हुआ था, इनने एकता प्रथा चलाई और तुर्का ने जिलगानी चलाया था। एकता प्रथा मैंने आपको बता दी, जिलगानी भी क्या बता दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पता नहीं है, अरबी सिक्कों का चलवाया था इनने। अरबी सिक्कों को कौन चलवाया था आपको पता चाहिए, इल्तुतमिश ने चलवाया था अरबी के सिक्कों को। उसके बाद दिल्ली में टकसाल का स्थापित किया। ये टकसाल का बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। टकसाल का मतलब होता है जहाँ सिक्के छापे जाते हैं,
जहाँ सिक्के बनते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ भी मैंने सिक्कों के बारे में बताया भी था आपको, ठीक है। और कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी तो कार्य अधूरा रह गया था। तो इस कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसने क्या करा था, फिर इसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर इसका क्या हुआ था, फिर इसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर इस मरने से पहले इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठाया था। वो कब बैठी थी? 1236 से लेकर 1240 में बैठी थी। और ये पहली महिला शासिका थी, पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जो गद्दी पे बैठी थी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पहली मुस्लिम शासिका जो भारत पे राज कर रही थी कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। रजिया ने ही पर्दा ना करने की प्रथा चलाई थी। और ये कैसे जाती थी दरबार में? अपने पिता के ही कदमों पे चल रही थी, टोपी पहनकर, कोट पहन के जाती थी। जैसे पिता चलाते थे गद्दी को, वैसे ही इन्हें सेम कॉपी उसने चलाया था। और आपको पता चलिए इन्हें, बट वहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं था कि वो लोग इसके आगे सिर झुकाएं, क्योंकि वो ये पसंद नहीं करते थे कि एक स्त्री के सामने सर झुकाना उनको उचित नहीं था। तो इसलिए उन लोगों में दो भागों में उनमें विद्रोह हो गया। उन लोगों ने दो भागों में टूट गए, जो कुछ लोग रजिया सुल्तान के पक्ष में गए और कुछ लोग विपक्ष में गए। बट क्या हुआ था इस बीच, क्या हुआ था, रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग चला था याकूत खां के साथ चला था, ठीक है। और इसने ही याकूत खां को एक महत्वपूर्ण पद सौंपा था। और महत्वपूर्ण पद क्या था? घोड़ों का जो संग्रहालय होता है, जो जहाँ घोड़े रहते हैं वहाँ का पद होता है, इसे प्रधान बना दिया था। जो लोगों को पसंद नहीं आता, सरदार लोगों को उचित नहीं लगा था कि वो उनका व्यापार यानी उनका रोजगार छीन रहे थे। एक तरीके से उनका रोजगार था वो छीन लिया था। तो सरदारों ने क्या करा था, भटिंडा के जो शासक था अल्तुनिया के साथ बात करी कि गद्दी से रजिया को हटाया जाए। तो अल्तुनिया ने क्या करा था, प्लान बनाया था कि रजिया को मार गिराने के लिए। तो इसने क्या करा था, मार गिराने के लिए, गद्दी से हटाने के लिए, मार गिराना और गद्दी से हटाने के लिए, है ना, मार गिराने गद्दी से हटाना। हाँ। फिर इसने याकूत अल्तुनिया ने क्या करा था, रजिया को गद्दी से हटाने के लिए एक प्लान बनाया था। तो इसने क्या करा, सबसे पहले उसने याकूत खां को मार गिराया, ठीक है। उससे फिर क्या हुआ, रजिया को बंदी बना लिया था। और रजिया ने फिर इसमें एक चाल चली थी कि उसने क्या करा, अल्तुनिया से ही शादी कर ली, विवाह कर लिया। और उसके बाद अल्तुनिया इसे लेके वापसी चला गया अपने देश भटिंडा अपने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो इस बीच गद्दी खाली रही थी 1240 में। तो क्या हुआ था, भरम शाह जो था वो गद्दी पे बैठा। और इस बीच उसने ये कार्यभार संभाला था इस लोगों का। तो ये लोग, जब रजिया सुल्तान अल्तुनिया को पता चला कि ये गद्दी छीनी गई है, तो वो वापसी आए और इस पर आक्रमण करने की सोची थी। बट क्या हुआ था, इस बीच ये दोनों ही मारे गए। कहा जाता है कि भरम शाह ने इसको मरवाया है, बट कुछ लोग कहते हैं कि जब ये वापसी आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, तो इसी बीच इन लोगों को डाकुओं ने मार गिराया था। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बलबन के बारे में। तो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, गुलाम वंश के नेक्स्ट शासक कौन रहा था, बलबन रहा था। इसका शासनकाल कितने से कितने टाइम तक रहा था, 1265 से लेकर 1287 तक रहा था। बट सर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इससे पहले 1240 से लेकर 1265 के बीच में जो शासक आए थे, 3 शासक आए थे। एक भरम शाह आया था, एक मैसूर शाह आया था और एक नसरुद्दीन महमूद ये आया। बट ये तीनों शासक इतने प्रबल नहीं थे, इतने योग्य नहीं थे कि वह अपने शासन को आगे बढ़ा सकें, उसमें आगे लेके जा सकें। और इनका शासनकाल यहीं समाप्त हो गया था। जब ये गुलाम वंश डूब रहा था, जब ये गुलाम वंश की समाप्ति हो रही थी, तभी इस गुलाम वंश को एक नया जन्म दिया, उसे उभारा दोबारा से। किसने उभारा था? बलबन ने उभारा था। उसको एक नया जन्म लेकर आया, उसको फिर खत्म होने से बचाया था, ठीक है। किसने बचाया था? बलबन ने बचाया था। बलबन ही यहाँ पे आके बैठा था 1265 से लेकर 1237 तक, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। अगर पूछा जाए, इसका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है, बलबन का पूरा नाम क्या है, तो गयासुद्दीन बलबन था। और ये भी एक दास था। किसका दास था? आप लोगों को सबको पता होगा, मैंने एक क्रम वाइज बताए थे दास, ये भी दास रहा था। किसका दास था? आपको पता है, इल्तुतमिश का ये दास रहा था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब तीनों दास के बारे में हमने बता दिया था, कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, पता चल गया था आपको। इल्तुतमिश किसका दास रहा और बलबन किसका दास रहा। इसलिए ये 3 दास थे और इसलिए इसे गुलाम वंश और दास वंश भी बोला जाता है। और मामलुक वंश हमने क्यों बोला था? क्योंकि ये 3 ही दास थे, बाकी के जो शासक बचे थे 11 में से, यानी कि 8 शासक बचे थे, ये दास नहीं थे।
क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने कहा था कि ये सब दास नहीं है, तो इन्हें हम क्यों दास क्यों कहें, इन्हें गुलाम वंश क्यों, गुलाम क्यों कहें, तो इसलिए हमने इन्हें मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता। ओके, अब चलते हैं इसके आगे की स्टडी करते हैं। क्या बोला था इसने ही स्थापना करी थी बलवनी की, बलवनी वंश की। ठीक है, आपको इल्तुतमिश की बता दिया था मैंने। इल्तुतमिश ने किस वंश की स्थापना करी थी? शमसी वंश की। और इसने किसकी करी थी? बलवनी वंश की। ओके, अब 1249 में इसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के नसरुद्दीन से किया। अभी नसरुद्दीन आपको पता है इससे पहले शासक था, इससे पहले शासक था। ठीक है, इसने शासक किया। इसने क्या चालाकी चली, अपनी बेटी का विवाह इससे करवा कर और इसी की गद्दी हड़प ली, इसी की गद्दी हड़प ली और इस पर शासक करने लगा। तभी ये बैठा था इस पर। ठीक है, इसको हरा कर। ओके, उसके बाद क्या हुआ था, उल्गू खां नामक एक तुर्क सरदार ने 1265 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान की उपाधि दी। ठीक है, इन्हें पता है अभी सुल्तान की उपाधि के बगैर ये अपने शासन नहीं चला सकते। बस एक ही शासक था, एक ही गुलाम था जिसने बिगर उपाधि के, बिगर सल्तनत सुल्तान की उपाधि के अपने शासनकाल को चलाया था। वो कौन? बिना सुल्तान की उपाधि के किसने चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने भी उपाधि ली थी सुल्तान की और इसने भी ली थी। ठीक है, और सुल्तान की उपाधि के बगैर आप शासन नहीं चला सकते। और ये उल्गू खां कौन था? आपको पता हो ना, तुर्क सरदार ने 1265 में दिल्ली के सुल्तान की उपाधि दी। अब ये उल्गू खां क्या होता है? एक आपको कहते हैं खलीफा। ये खलीफा है, एक धर्म गुरु है इसका, जो इनको आगे की चलने की और प्रेरणा देता है। ये धर्म गुरु ही माना जाता है और इससे इनने उपाधि ली थी। ओके, फिर इनने अपने शासनकाल को आगे बढ़ाया। चलिए आगे देखते हैं। विरोधियों एवं लुटेरों से निपटाने के लिए बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। मतलब क्या कहने का है, ये जो इसके दुश्मन जो होते हैं, जैसे इसके विरोधी जो होते हैं, ये क्या करता है, उन लोगों को मार देता, उनको ख़त्म कर देता, उनको ख़त्म करा देता, उनकी हत्या करवा देता, उनको रोकता नहीं है। ठीक है, पता चल गया। रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। क्यों? क्योंकि जो उसके विरोधी होते हैं उनको ये मरवा देता है। फिर क्या होता, बलबन ने राजत के सिद्धांत और स्वयं को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। मतलब क्या कहने का है, ये कहता था कि मैं ईश्वर का एक रूप हूँ, मेरे में ईश्वर की एक देन है, जो आप मुझे ही पूजे, मुझ में ही एक ईश्वर है। ठीक है, ये अपने आप को ही ईश्वर मानने लगा था। ठीक है, आगे ओके, समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, ईश्वर की छाया कहा गया है इसे, इसलिए इन्हें अपने आप को ईश्वर की एक छाया बोला है, एक अपना ईश्वर का दूसरा रूप कह सकते हैं, जैसे दूसरा रूप बोल सकते हैं, ईश्वर का एक दूसरा रूप कहा गया है इसको। फिर नेक्स्ट क्या बोला था, उसने तुर्कान ए चिलगानी को समाप्त कर दिया। अब ये चिलगानी को मैंने आपने बताया था क्या होता है, 40 सरदारों, जो 40 सरदार इल्तुतमिश के 40 सरदार थे ना, वो थे, उसको समाप्त कर दिया, कि इनको हटा दिया। जैसे उसने क्या कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के सरदारों को इसने इल्तुतमिश ने 40 सरदारों को मिलकर कुतुबुद्दीन ऐबक के लोगों को मरवा दिया था। ऐसी इसने क्या करा था, बलबन ने इन तुर्कानों चिलगानी को समाप्त करा दिया, इनको मरवा दिया, इन 40 सरदारों को खत्म करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन कराया। ठीक है, किसका गठन कराया, दीवाने अर्ज का गठन करवाया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा था, बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाला उत्सव नौरोज को भारत में प्रारंभ किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस गुलाम ने, किस दास ने ये नौरोजो जो फारसी नववर्ष है उसको आरंभ करा, तो आपको पता होना चाहिए बलबन ने करा। ठीक है, या ऐसे पूछ ले, बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत मनाए जाने वाला उत्सव कौन सा था, नौरोज था। ठीक है, नौरोज था। ओके, उसका नेक्स्ट क्या आता है, बलबन ने मंगों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था, मंगों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन बलबन के दरबार में आए। ये दो इम्पोर्टेंट बंदे हैं जो इसके दरबार में आए थे। एक तरीके से ये मान लो ये एक इसके दरबारी थे जो इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, इसके देखभाल जो करते थे, एक तरह से मान लो। और फिर 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसका बेटा केकुबाद 1287 से लेकर 1290 में बैठा और क्यूमर्स आया था 1290 से में, और ये अंतिम शासक रहा था। और यहीं क्या हुआ था, गुलाम वंश समाप्त हो गया था। गुलाम वंश आपको पता चल गया था 1206 से लेकर 1290 तक। मैंने आपको पूरा डीप में बता दिया कि कौन कैसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आइए मैं बता देता हूँ।
अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है बलबन का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, और इस वंश को क्या बोला जाता है, बलबन के वंश को क्या बोला जाता है, बलबनी वंश की स्थापना करी थी इसने। किस वंश की स्थापना करी थी, बलबनी वंश की स्थापना करी थी। ओके, इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था बलबन ने, तो आपको पता होना चाहिए नसरुद्दीन से करवाया था, जिसको इसने क्या करा था, गद्दी से हटाकर खुद गद्दी हड़प ली थी। फिर क्या हुआ, इसने सुल्तान की उपाधि किससे ली थी, किस खलीफा से ली थी, उस खलीफा का नाम था उलगो खां। ठीक है, फिर क्या हुआ था, इसने चिलगानी को समाप्त करा दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ओके, फिर क्या हुआ था, उसने सैन्य विभाग का गठन भी कराया था, जिसका नाम क्या था, दीवाने ए अर्ज। ओके, फिर क्या था, इसने कौन से फारसी नववर्ष की शुरुआत करी थी भारत में, क्या उसका क्या नाम था, नौरस था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, इसके दरबार में कौन दो दरबारी आए थे, कौन से दो दरबारी आए थे, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन लोग आए थे ये। ठीक है, इसके बाद इसकी मृत्यु कब हो गई थी, 1286 में, और ये वंश यहीं समाप्त हो गया था। और क्योंकि ये लोग इतने अच्छे नहीं थे, इतने स्ट्रांग नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे कि वे अपने वंश को आगे लेके जा सकें, और ये वंश यहीं समाप्त हो गया था। इसके बाद दूसरा वंश उत्पन्न हुआ था, दूसरे वंश की स्थापना हुई थी, खिलजी वंश, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसके पर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। आप सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और इसको से ज़्यादा इसको शेयर करना लोगों में, कि लोगों तक इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चले, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है इसके बारे में डीप में। और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।